2024 का लोकसभा चुनाव शुरू हो गया है। 7 चरणों में चुनाव होने वाला है। पहले चरण का मतदान भी हो गया है बीते 19 अप्रैल को। लेकिन अगर बात कही जाए निषाद पार्टी के बारे में, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद को 1 से 2 दिन पहले उन्हें चोट भी लग गया, जिसके कारण उन्हें अस्पताल में एडमिट भी कराया गया। डॉक्टरों ने उनका इलाज भी किया। नाक पे उनको थोड़ी सी ज्यादा चोट आई है। लेकिन चोट लगने की वजह क्या, हम आपको बता दें कि दरअसल एक पक्ष कह रहा है कि प्रचार प्रसार के दौरान वो संत कबीर नगर गए थे, वहां पर 2 पक्षों के बीच झड़प हो गई, जिसके कारण संजय निषाद भी उसमें घायल हो गए। तो वही कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं पर हाथ उठाया है, इसके वजह से उनको चोट लगी है। तो इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए सोशपा राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल राजभर जी मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने का यह प्रयास करेंगे कि इनकी ओपिनियन इस मुद्दे पर क्या है। तो सबसे पहले तो सर, आपका टीवी 24 चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से आपके जो भी दर्शक हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। अच्छा सर, अब जैसा कि हमने शुरुआत में ही बताया कि संजय निषाद को लेकर आपकी क्या ओपिनियन है जो चोट लगी है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अपने कार्यकर्ताओं पे हाथ उठाया इस वजह से, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कुछ कमेंट को लेकर 2 पक्षों के बीच में झड़प हुई, जिसमें संजय निषाद को भी चोट लग गई। देखिए, वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता ये है कि जब वो कार्यक्रम में गए थे तो कार्यक्रम में उनके ही कार्यकर्ता, किसी और पार्टी के, किसी और पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, तो उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता जो किसी कार्य को लेकर के पहले से आश्वासन पे आश्वासन मिलता रहा है कार्यकर्ताओं को, तो कार्यकर्ताओं का हक बनता है कि अपने नेताओं से, अपने नेता से उस कार्य के बारे में पूछे। तो वहाँ का एक ही तो था, जैसे कि वीडियो में दिख रहा है, एक कार्यकर्ता उनसे किसी रोड के किसी काम के बारे में पूछा है कि सर यहाँ का ये रोड नहीं बना, आपने बार बार आश्वासन दिया है फिर भी नहीं बना है। तो इस पर वो आग बबूला हो गए, यहाँ तक कि उस पर मारने के लिए वीडियो में साफ साफ दिख रहा है, मारने के लिए हाथ भी उठाया है, उसको धक्का देके गिराए भी है। अच्छा, वो वीडियो क्या आपके पास है? आपने देखा है उस वीडियो को? वीडियो है हमारे पास, वीडियो है हमारे पास। आपके हिसाब से ये है कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं पर हाथ उठाया है, इस कारण हुआ है, ना कि 2 पक्षों में किसी कमेंट को लेकर ये झड़प हुआ है? न किसी पक्ष, वहाँ कोई विपक्ष है ये नहीं था, उनका कार्यक्रम था, उनके कार्यकर्ता थे। अब ये कार्यकर्ताओं का क्या, जो कार्यकर्ता बनाया है, मंत्री बनाया है, विधायक बनाया है, सांसद बनाया है, क्या उनका हक नहीं बनता है कि अपने कार्य को लेकर के अपने मंत्री से, अपने नेता से? लेकिन सर, जिस तरीके से आपने जो अपनी बातें रखी हैं, आप बता रहे हैं आपके पास प्रमाण भी है, ठीक है, लेकिन संजय निषाद की अगर बात कही जाए तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में ये बात कहा है कि ये विपक्ष, खास करके उन्होंने समाजवादी पार्टी पे ब्लेम लगाया कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ऐसे कारनामे किए, उन्हीं के कारण ये सारा बवाल मचा है। क्या कहेंगे वो? ये थोड़े कहेगा कि हमारा कार्यकर्ता हम ही से सवाल जवाब किया, हम अपने कार्यकर्ताओं पे। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है, पूरा कार्यकर्ता उन्हीं के थे, पूरा कार्यक्रम उन्हीं का था, उसमें कहीं किसी का वो नहीं रहा। सर, उनके कार्यकर्ताओं की नाराजगी किस बात की? निषाद पार्टी तो कहती है कि निषाद समाज उसकी तरफ है, लगातार निषाद समुदाय के लिए वो कार्य करते हैं। तो अगर देखा जाए पूर्वांचल के साइड में खास करके, तो निषाद पार्टी संजय निषाद को बहुत हद तक पसंद भी करती है, लेकिन फिर आप बता रहे हैं कि कार्यकर्ताओं ने उन पे हाथ उठाया, मतलब कुछ क्लियर नहीं समझ में। कार्यकर्ता हाथ नहीं उठाए हैं, कार्यकर्ता पे निषाद जी ने हाथ उठाया। फिर उनको भी तो चोट लगा है सर, जाहिर सी भाई, वो स्वाभाविक है कि जहाँ हाथापाई होगा तो गिरेंगे तो किसी न किसी को चोट आएगा। तो उनको स्वतः चोट लगी है, क्योंकि हाथापाई पे वही उतारू, वीडियो में साफ साफ दिख रहा है। ये कहने और सुनने की और या किसी पर लांछन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वीडियो में जो साफ दिख रहा है कि उन्होंने उनसे सवाल जवाब किया है, वो अपने कार्य के बारे में पूछा है, तो आग बबूला। एक बार मैं बता दे रहा हूँ, इसके घटना के पहले 2-3 बार इस तरह से और हुआ है। क्या हुआ? ये अपने कार्यकर्ताओं से हमेशा ही बचते रहते हैं। देखिए, आज कार्यकर्ता पहले वाला कार्यकर्ता नहीं है कि जाति के नाम पर वोट ले लेंगे, सपोर्ट ले लेंगे। आज जिस समाज का नौजवान, आज सभी समाज के नौजवान पढ़ लिख करके उसमें टैलेंट आ रही है, उनको अब सवाल पूछने का, जवाब पूछने का उनके अंदर एक टैलेंट निकल चुका है। तो बगैर अब वो पहले वाली, जब अभी देखिए अपने समाज के लिए एक भी काम गिना दे, अभी बार बार वो एसी में, एसटी में जाने के लिए आंदोलन करते हैं।
ये यदि उनका कार्यकर्ता है, उनके समाज के लोग इस बात को पूछते हैं कि एससी आरक्षण का क्या हुआ, एसटी आरक्षण का क्या, तो क्या उस मंत्री आग बबूला हो जाएगा? इससे पहले भी उनके साथ इस तरह के हमेशा हाथापाई करते रहते हैं। लेकिन सर इसका दूसरा पहलू अगर निकाला जाए तो ये भी हो सकता है कि देखिए चुनाव जब भी आता है या फिर चुनाव हो या फिर ना हो, पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमेशा वार करते हुए नजर आते हैं। ये जाहिर सी बात है, ये लाजमी बात है। तो हम इसको इस मतलब से भी निकाल सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों देखा जाए। आपने तो साफ साफ कह दिया कि कार्यकर्ताओं को उन्होंने कार्य नहीं पूरा किया, इस बीच उन्होंने कार्यकर्ताओं पे हाथ उठाया, फिर जाहिर सी बात है झड़प तो होनी ही होनी है। लेकिन सर ये भी हो सकता है कि जिस तरह से लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है और महापर्व शुरू हो गया, आगाज 19 अप्रैल से शुरू हो गया और परिणाम भी जून में आ जाने वाला, तो हो सकता है ये भी कि विपक्ष नहीं चाहती कि भाजपा की सरकार, कोई भी नहीं चाहेगा, ना भाजपा चाहेगी कि विपक्ष आए, ना विपक्ष चाहेगा कि जो पक्ष में मौजूदा सरकार है वो। तो इस मुद्दे को लेकर भी हम इसको जोड़ सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं कि क्या पता कि उन पर वाकई में है वार किया करवाया गया हो, क्योंकि प्रचार और प्रसार के लिए वो गए थे, उस बीच ये सारी घटनाएं घटित हुई हैं। देखिए वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि कार्यकर्ता उनसे बात कर रहा है, कुछ पूछ रहा है और ये हाथ उठा करके उसको धक्का दिए हैं। दूसरी चीज़ की ये सही चीज़ है कि ये सत्ता पक्ष के हैं। यदि सत्ता पक्ष के लोग कार्यकर्ताओं के साथ, जनता के साथ, जनता जनार्दन के साथ गलती करेंगे तो विपक्ष इसका आवाज़ उठाएगा ही, इसको भजाएगा ही। तो विपक्ष यदि कोई भी विपक्ष में होता, आज यदि बीजेपी विपक्ष में होती तो इस बात को वो भी भुनाती। तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि विपक्ष इसको कर रहा है। विपक्ष सत्ता के कमियों को खोजता है, सत्ता उन्होंने कमियों को खोजा। अब लेकिन सर जिस वीडियो की आप बात कर रहे हैं उसके साथ साथ एक और वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें साफ साफ ये कहा जा रहा है कि कमेंट को लेकर दो पक्षों में झड़प हुई है। जो वीडियो आप दिखा रहे हैं उस वीडियो में जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि संजय निषाद हाथ उठा रहे हैं कार्यकर्ताओं पे, क्या है मुद्दा? लेकिन पक्ष और विपक्ष की बात कीजिए तो सबकी अपनी अपनी राय है। अब हम आते हैं सीधे, ये बताइए 2024 का लोकसभा चुनाव है, एनडीए को देख रहे हैं जीत हासिल करी या फिर इंडिया गठबंधन जीत हासिल कर रही है? देखिए आज एनडीए के घटक दल के रूप में जो लोग हैं, इन पार्टियों का, बहुत ऐसी पार्टियां हैं जिनका कोई दिशा निर्देश नहीं है, उनका क्या कहेंगे क्या करेंगे। इसके पहले 2022 को चुनाव में देख लीजिए, एक बीजेपी के एनडीए गठबंधन में एक माननीय हमारे पीआर का चाचा जी ओम प्रकाश राजभर जी गए हैं। आपको याद होगा कि 2022 में वही कहे थे कि मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, बीजेपी टूटी हुई नाव है। अब ऐसे लोग बीजेपी में जा रहे हैं। हमें तो दुख इस बात की आ रही है कि माननीय मोदी जी ये कहते हैं कि हम परिवारवाद के खिलाफ हैं। यदि माननीय मोदी जी परिवारवाद के खिलाफ होते तो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी क्या है? वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी पत्नी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष है, उनका बड़ा बेटा प्रमुख महासचिव है, उनका छोटा बेटा महासचिव, मतलब कि उनके परिवार के लोग ही उस कार्यकारिणी में या बाइलाज में हैं। तो क्या ये परिवारवाद नहीं है? आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ या मैं संदेश देना चाहता हूँ यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को कि आप परिवारवाद के खिलाफ बोल तो रहे हैं, हमें भी अच्छा लग रहा है, हम भी परिवारवाद के खिलाफ हैं, लेकिन आप परिवारवादी पार्टियों को नेता बना करके उनको मजबूत कर रहे हैं कि कमज़ोर कर रहे हैं? लेकिन सर जिस तरीके से आप बता रहे हैं बीजेपी के बारे में, आपने बताया कि उनकी जो घटक दल की जो भी पार्टियां, जैसे कि अभी आपने राजभर की पार्टी के बारे में बताया, लेकिन सर ये चीज़ तो हम विपक्ष पे भी आ सकते हैं ना, इंडिया गठबंधन में भी आ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे, अब समाजवादी पार्टी को ही उठा लीजिए, मैनपुरी से डिम्पल यादव हैं सांसद, तमाम ऐसे लोग मिलेंगे। तो सर ये तो सभी परिवारवाद वाला काम करते हैं। देखिए हम नहीं कहते हैं कि यही परिवारवादी पार्टियां बहुत हैं, लेकिन इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिस बात को ये कह रहे हैं कि हम परिवारवाद के खिलाफ हैं, हम भी खिलाफ हैं, हम भी पार्टी बनाए हैं, हमारे परिवार से केवल मैं ही हूँ, बाकी हमारे और समाज के लोग हैं। लेकिन सर जीत किसको आप देख रहे हैं? आप बस ये बताइए कि 24 में जीत कौन रहा है? देखिए आज यही 2014 की बात, आप 19 की बात उठा लीजिए। 2019 में माननीय मोदी जी की लहर चल रही थी, सुनामी चल रही थी। आज जितना विपक्ष मजबूत है, जितना विपक्ष मजबूती से आवाज़ उठा रहा है, उनकी आवाज़ को आज जिस तरह से जनता जनार्दन सुन रही है, कहीं ना कहीं 2019 और 24 में काफ़ी अंतर होने वाला। भले ये कहे कि 400 पार हो जाएगी, लेकिन हमें तो नहीं लगता है कि जनता जिस तरह से जनता विपक्ष के साथ जैसे लामबद्ध हो रही है, हम कैसे कह सकते हैं कि 19 से बेटर ये नहीं रहेगी।
बेटर और ना बेटर की बात नहीं है सर, वो तो ठीक है, हम समझ रहे हैं कि जो लहर आपने बात कही है, जो 19 में एक लहर था, वो हमें 24 में नहीं देखने को मिल रहा है आपके हिसाब से। लेकिन सर 24 में जीत कौन रहा है, मैं आपकी नज़र, क्योंकि आप भी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपकी क्या ओपिनियन है, क्या माहौल पूरे देश में चल रहा है, उस हिसाब से आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, आज स्थिति यह है कि विपक्ष मजबूत नहीं है। विपक्ष मजबूत होने का प्रयास भी कर रहा है, तो आज देख रहे हैं कि ईडी पीछे लग जाती है, सीबीआई पीछे लग जाती है, तमाम बीजेपी लगवा रही है ईडी और सीबीआई। अब हम ये क्यों कहने जाएंगे? लेकिन सब सर पहले आपकी बताइए। बातों से साफ साफ जाहिर हो बताइए। रहा है। ये सारी जो एजेंसियां हैं, स्वतंत्र एजेंसियां हो या जो केंद्र सरकार के अधीन एजेंसियां हो, ये तो सरकार के पक्ष में ही काम करेंगे, सरकार को ही ध्यान में रख के करेंगे। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि ईडी सीबीआई को क्या चुनाव से पहले समय में नहीं मिला था? क्या इस चुनाव के बाद समय नहीं मिलेगा? किसके पीछे ईडी लगवाई चुनाव के टाइम, किसके पीछे ईडी लगवाई है? एग्जाम्पल के रूप में आप झारखंड के मुख्यमंत्री को ले लीजिए, उसके पहले भी तो लगवाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री को ठीक ले है, ये आपने करंट मुझे बता दिया कि जैसे इलेक्शन पास में है, लेकिन इलेक्शन के पहले भी तो ईडी लगवाया गया था पीछे, और तब भी तो मनीष सिसोदिया जेल में गए थे। ये तो इलेक्शन के पहले की बात है ना। तो बीजेपी तो ये कहता है कि हम तो पक्ष देखते हैं कि जो कौन राइट है कौन रॉन्ग मुद्दा है, उस पर हम वर्क करते हैं। मनीष सिसोदिया फॉर एग्जाम्पल, आप आम आदमी पार्टी की बात करें, अरविंद केजरीवाल को, हम इस चीज़ को मानते हैं कि इलेक्शन के वक्त इनके साथ ये सारी चीज़ें हुई, झारखंड के मुख्यमंत्री के साथ हुई, लेकिन मनीष सिसोदिया भी आम आदमी पार्टी के ही हैं, तो उनके साथ भी तो सारी चीज़ें, लेकिन इलेक्शन के बहुत पहले हुई थी सर। मनीष सिसोदिया और ये झारखंड के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री में काफ़ी अंतर है। वो संवैधानिक पदों के पद। सर शुरुआत आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया से ही हुई है। हम ये नहीं कह रहे हैं हर पब्लिक, लेकिन हमारे कहने का मतलब है जो पार्टी का प्रमुख, देखिए यह जो 2024 का जो ये चुनाव चल रहा है, ये विश्व के सबसे बड़े देश में, इसको चुनाव मत कहिए, महापर्व कहिए। ऑब्वियसली बात है, लोकतंत्र का महापर्व आज है। देखिए, आज हमारे हिंदू धर्म में होली का त्यौहार है। होली के त्यौहार में लोग दुश्मन को भी गले लगाते हैं। होली के दिन क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होती है। तो ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व चल रहा है। हम मानते हैं कि वो लोग सब दोषी हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इतने बड़े लोकतंत्र के महोत्सव में आप हिंदुस्तान के किसी संवैधानिक पदों पर बैठे हुए नेताओं को, लोगों को आप जेल में डाल रहे हैं। ये कहीं ना कहीं ये सत्ता का जो सत्ता पक्ष है, उनको डर सता रहा है। नहीं तो ये बताइए, 2 महीने जून के बाद ये काम नहीं हो सकता है। लेकिन सर आपकी बातों से अभी तक बात कुछ क्लियर नहीं हुआ। मैं ये सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, आपने भी बोला कि त्यौहार है, त्यौहार में हम दुश्मन को भी गले लगा लेते हैं। ये लोकतंत्र का महापर्व है, तो सरकार को भी गले लगाना चाहिए। यानी कि इसका मतलब आप साफ साफ ये कहना चाहते हैं कि जो लोग जेल में बंद हैं या फिर जिन लोगों के पीछे ईडी सीबीआई की जाँच लगाई गई है, उन लोगों को बेगुनाह साबित करके उन्हें छोड़ दिया जाए, जेल से बाहर निकलवा दिया। फिर सर इस देश में लोकतंत्र ही खत्म हो सकता है? ये भी तो सवाल उठता है, क्योंकि जब हम जायज़ काम पर और नाजायज़ काम पर जब मिक्स कर देंगे, अपने मनमौजी काम करेंगे, ऐसा तो नहीं है ना कि त्यौहार से हम इसकी तुलना करके फिर उनको जेल से निकलवाएं, गले लगाएं। ये तो गलत है सर। फिर देश का भविष्य कहाँ जाएगा? अगर लग रहा है सत्ता में जो सरकार है उसको लग रहा है ये चीज़ गलत है, तो वो हिसाब से काम कर रही है, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या फिर चाहे वो आम आदमी की पार्टी की सरकार सत्ता में होती या फिर कांग्रेस की होती, जिसकी भी होती। देखिए, अभी हम लोग कभी कभी पैरवी करते हैं। होली के दिन में कोई हमारे क्षेत्र के किसी व्यक्ति को थाने पर किसी संगीन अपराध में पुलिस पकड़ के ले जाती है। हम लोग जाते हैं, इसो से निवेदन करते हैं कि सर कम से कम होली तो मना लेने दीजिए, हिंदुओं का बहुत बड़ा पर्व है। तो ये जरूर कहते हैं कि ठीक है, होली के दिन छोड़ रहे हैं लेकिन दूसरे दिन आ जाना। तो कहीं ना कहीं देखिए, एक भाईचारा है आज से, ठीक है। लेकिन सर उन्होंने समाज के साथ जो गलत काम किया उसके लिए हम उन्हें त्यौहार में, फिर उन्हें अपने सजाओ, उन्हें अपने गुनाह का सजा कैसे मिलेगा सर? उन्हें एहसास कैसे होगा कि उन्होंने देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया? अगर ये चीज़ सही है तो तब की मैं बात कर रही हूँ, और ये चीज़ कहीं ना कहीं साबित हुआ है, तब तो आज वो लोग सलाखों के पीछे हैं। वो अलग बात है, बाद में निकल सकते हैं, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं सामने, लेकिन सर गुनहगारों को हम जेल से बुलाएं, फिर उन्हें हम गले लगाएं, फिर उन्हें हम जेल में ट्रांसफर करें, ये मुझे नहीं लगता सर कि किसी देश के लिए एक नियम और कानून ये बेटर है। देखिए, मैं बता रहा हूँ, ये लोग कतई अभी गुनहगार साबित नहीं हुए हैं। मैं उस चीज को एक्सेप्ट की हूँ, जब तक कंफर्म नहीं होता। ये पूछताछ करने के लिए संजय जी को ले गए, पूछताछ करने के लिए
सोरेन जी को ले गए हैं पूछताछ करने के लिए। इन लोगों पे जैसे मान लीजिए पूछताछ करना है तो चुनाव के बाद भी तो हो सकता है। सर चुनाव के पहले अगर आप किसी की हत्या कर देते हैं, हम उदाहरण दे रहे हैं, और हम ये कहें कि ये त्यौहार बीत जाए फिर हम आपको सजा देंगे, ये कैसे लाजमी है सर? आप गलत ले रहे हैं, गलत ले रहे हैं। ये हत्या में हत्या साबित नहीं हुई है। हत्या साबित, देखिए इन लोगों पर अपराध साबित नहीं हुआ है। इस बात को, इन लोगों को बंद किया गया है केवल पूछताछ करने के लिए। जो भी हो सर, शुरुआती प्रक्रिया जो है वो उस हिसाब से काम हो रहा है। हमारे कहने का मतलब, थोड़ी सी हमारी बात को सुनिए। ये विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है और ये बहुत बड़ा महापर्व है। ये बताइए 2 महीने के बाद, यदि 2 महीने चुनाव के बाद जून में यदि 1 जून को ये हो जाता है, यदि हाँ यही 2 जून को हो जाता, अरे उनको इतना आपको डर है कि ये लोग विदेश भाग जाएंगे, तो विदेश में जो लोग भागे हैं, माननीय मोदी जी की एक बात याद रहो, नीरव मोदी तमाम इस अरबों खरबों रुपया लेके लोग भागे हैं, आज तक कहाँ है? क्या वो देश के लिए खतरा नहीं है? तमाम लोग खतरा है। जो लोग जिन पर अपराध सिद्ध हो गया है उन्हें आप एकदम बाइज्जत बरी किए हैं। पता नहीं कौन से देश में। क्या आपकी तो इंटरनेशनल पॉलिसी सबसे अच्छी है। किसका गुनाह सर का पूरी तरीके से पूर्ण तरीके से साबित हो गया तो उसके बाद भी उन्हें बाइज्जत बरी कर दी गई? ये कौन है वो? बरी नहीं किया गया है। ये आज हमारे देश की जो ये विदेशी नीति है काफ़ी अच्छा है। आज मोदी जी चाहते तो नीरव जितने हमारे देश के लोग पैसा लेके भागे हैं सब दूसरे दिन आ जाएंगे, तो आखिर क्यों नहीं ला रहे हैं? और जो देश में रह रहा है, जो देश को अपना समझ रहा है, उसके पीछे सारा चीज इसी माहौल में लगेगा। आपने अभी नीरव मोदी का लेकर एग्जाम्पल दिया, तमाम लोगों का आपने दिया, विदेश में भागे उन लोगों को नहीं बुला रहे हैं, तो आपके हिसाब से क्या आप ये चाहते हैं कि जो देश में रह रहे हैं वो भी ऐसा काम करके विदेश भाग जाए, फिर उनको भी पकड़ने के लिए दूसरी सरकार आएगी, फिर सर फिर घूम फिर के तो बातें राउंड राउंड करके वहीं आकर रुक जा रही है। देश से बाहर जाना, यदि अपराधी देश से बाहर जाता है तो देश के जो प्रमुख हैं उनकी नाकामी की वजह से बाहर चला जाता है। आज आप ही कोई गलत काम करिए, या यदि उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश एक बात मैं कहना चाहूंगी, आपने अभी जब हमने आपसे सवाल किया कि 2024 में कौन जीता, आपने बोला विपक्ष कमजोर है, और विपक्ष कमजोर है, उसके बाद से आपने ये सारी बातें बताना शुरू कर दिया कि ईडी लग जा रहा है, तमाम चीजें लग जा रही है। अगर विपक्ष इतना ही मजबूत है और इंडिया गठबंधन में इतनी ज्यादा मजबूती है, फिर उसकी गांठ क्यों खुल रही है? इतनी एकता है तो फिर एक साथ रह के सत्ताधारी सरकार को मात दे देना, हटा देना, क्यों नहीं हटा पा रहे हैं? मैं बता रहा, आज जितने एनडीए के घटक दल के रूप में गए हैं, जितने एनडीए में शामिल हुए हैं, जितने बीजेपी में शामिल हुए, जितने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण किए हैं, ये क्या लोग अपराधी नहीं हैं? इनके ऊपर मुकदमा नहीं है? ये बीजेपी सरकार इस समय, जैसे वॉशिंग पाउडर होता है ना कपड़े धुलने के लिए, तो इनके पास वॉशिंग मशीन है। आप कोई भी अपराध करिए, बीजेपी में चले जाइए, आपका अपराध खत्म हो जाएगा। तो ये जितने लोग गए हैं दिल से नहीं गए हैं, भय बस गए हैं। आज जो भी गए हैं भय बस गए हैं। कुछ पुत्र मोह में गए हैं, कुछ परिवार मोह में गए हैं, कुछ सत्ता का मलाई खाने के लिए है। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि आप खुद ही आप देख रही हैं, चारों तरफ आप हर चीज़ देख रही हैं, 2019 में और 2024 में काफ़ी अंतर है। लेकिन सर कहा जाता है कि जब फाइनल मैच होता है उसके पहले एक सेमीफाइनल भी मैच होता है। सेमीफाइनल मैच का हम उदाहरण देना चाहेंगे। अभी जो 5 राज्यों में जो लोकसभा चुनाव के पहले जो विधानसभा चुनाव हुआ है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे आपका अगर बात कही जाए राजस्थान के बारे में, तमाम जगह जहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी वहाँ पर वो हार उसको मिली है, बीजेपी की सरकार आई है। तो सेमीफाइनल में एक तरह से साबित भी हो रहा है कि बीजेपी की लहर कहीं ना कहीं आ रही है। मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ। उसके पहले कर्नाटक का चुनाव था जी, कर्नाटक में तो कांग्रेस जीती है, तो क्या कह देंगे कि बीजेपी कमजोर है? लेकिन सर इस बार भी विधानसभा के चुनाव में जो 5 राज्यों में था, लहर यही था कि इस बार भी बीजेपी हारेगी, वहां पर दूसरी ही सरकार है वो आएगी, बीजेपी नहीं आने वाली है। लेकिन फिर भी बीजेपी, जहां पर उम्मीद लोगों को बहुत कम लग रहा था, जिस तरीके से पब्लिक की जो बातें आ रही थी, विपक्ष जिस तरीके से बातें कर रहा था, लग रहा था कि शायद इन जगह पर बीजेपी नहीं है। लेकिन जहां पर उम्मीद कम थी वहां पर भी बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली है। उदाहरण आपके सामने है, राज्य आपको भी पता है कौन कौन से है। बस बीजेपी के साथ जितना, आज देखिए जनता खुल के बात नहीं कर पा रही। देखिए पब्लिक भी भय से वोट डाली थी। लोकतंत्र में मैं बता रहा हूँ, लोकतंत्र में लोग रोड पर उतर करके सरकार के खिलाफ अपनी आवाज को रखते थे। ये हमारे संविधान में इसको अधिकार मिला है।
बोलने का अधिकार, हर चीज़ का अधिकार मिला है। लेकिन आज नहीं है कि कोर्ट चौराहे पे आप खड़े होकर के ये सरकार के खिलाफ बोल दीजिए, तुरंत पुलिस आएगी पकड़ के लेकर जाए। आज लोग समझिए कि लोग मतलब कि बीजेपी के डर से भयभीत है, कुछ बोलना चाह रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। दूसरी चीज़ की बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, अब बहुत मजबूत है, तो मन न सुनिए, बहुत बड़ी मजबूत मानती है। तो फिर बहुत बड़ी मजबूत मानती है तो सपा में से तोड़ के, बसपा में से तोड़ के, कांग्रेस में से रोज दिन पर दिन तोड़ा जा रहा है। तो सर वो जा क्यों रहे क्या हैं? जरूरत है? जब वो हाथ पकड़ के थोड़ी ना ला रहे हैं, वो तो अपनी मर्जी से कोई जा रहा है ना सर। जब हम मजबूत हैं तो लेने की क्या जरूरत है भैया हमको? आज परिवारवाद के खिलाफ हम बोल रहे हैं, परिवारवाद के खिलाफ हम मोर्चा खोले हुए हैं, तो मोर्चा खोलना तो फिर परिवारवादी पार्टी को लेकर के क्या जताना चाहते हैं? बातों को ये पे थोड़ा सा ठहराव देना चाहूंगी। संजय निषाद को परिवार, क्या उसको परिवारवादी पार्टी नहीं कहेंगे? ओम प्रकाश राजभर के पार्टी को परिवारवादी नहीं कहेंगे? तो इनको यदि आप, ठीक है, आप मान रहे हो कि परिवारवाद के खिलाफ हैं, तो फिर इनको साथ में क्यों लेकर के बढ़ावा दे रहे हैं? आप परिवारवाद के खिलाफ नहीं हैं, आप खिलाफ हैं तो जो मजबूत पार्टियां हैं उनके खिलाफ हैं। आप खिलाफ हैं तो आम आदमी पार्टी के खिलाफ हैं, आप खिलाफ हैं तो कांग्रेस खिलाफ है, आप खिलाफ हैं तो सपा के खिलाफ हैं। अब इसको परिवारवाद कह लीजिए या भ्रष्टाचारवाद कह लीजिए। ये बताइए, बीजेपी सरकार 2014 में बनी थी भ्रष्टाचार के खिलाफ में बनी थी ना? यही अन्ना हजारे जी, कौन सी ऐसी सरकार है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ उसका कार्य करना कर्तव्य ही नहीं है सर? सभी सरकार का कार्य करना अन्ना हजारे बीजेपी के सहयोग से अन्ना हजारे ने अब कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला, भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया, और यही भ्रष्टाचार का मुख्य मुद्दा था। भ्रष्टाचार, काला धन, ये सारा मुख्य मुद्दा था। उसी मुद्दे पर बीजेपी ने आया है। अच्छा ये बताइए, जब आप सब चीज़ ठीक है तो फिर इतने अपराधी आपके 2000 करीब 10 वर्ष का शासनकाल आपका पूरा होना है, ये भ्रष्टाचार कैसे हो जा रहा है? ईडी सीबीआई को इतना मेहनत क्यों करना पड़ रहा है? इसका मतलब कि आप सरकार बनाए हैं, भ्रष्टाचार से कोई मतलब नहीं है आपका। ये बताइए, आप यदि प्रहरी हैं, रात वही तो निकाल रही है ईडी और सीबीआई। आप यदि घर में जगे हैं, रात भर जगे हैं, तो आपके घर में चोर कैसे आ जाएगा? इसका मतलब कि जगह नहीं है, केवल आप हल्ला कर रहे हैं कि जगह है जगह है। देखिए, चोरी होना, भ्रष्टाचार होना तब हो रहा है जब सरकार नाकाम है, नहीं तो ये बताइए इतना सारा कुछ भ्रष्टाचार हो रहा है। इसको दूसरे पहलू में भी ले सकते हैं कि सरकार उन गंदगियों को बाहर निकाल के फेंक रही है, इसको इस पहलू में भी ले सकते हैं ना? चौकीदार है ना, ये चौकीदार नहीं है, ये चौकीदार चोरों को ही वो कर रहा है, हेल्प भेज के ही चोरी कर रहा है। हाँ, हेल्प कर रहा है, मतलब अपने आप को महान बनाने के लिए। हाँ, ये चौकीदार चोरों को रोक नहीं रहा है। यदि ये बताइए, आज भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? आज ईडी को, सीबीआई को इतना कष्ट क्यों करना पड़ रहा है? यदि हम उस मुद्दे पर, यदि हम उस कार्य पर अडिग हैं, हम रात में अपने घर में रात भर जगे हैं, चोर कैसे आ जाएगी? जब चोर नहीं आएगी तो फिर हम मुकदमा कैसे लिखवाएंगे? ये सरकार, लेकिन उस घर का मालिक पहले कोई और था और गंदगी चारों तरफ फैलाया था, तो उसको तो बटोरना दूसरे का काम है। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बीजेपी की सरकार है वो ये काम करिए। मेरे कहने का मतलब कि सरकार का मतलब ये होता है, चाहे वो कोई भी सरकार हो। जिस तरीके से बीजेपी इस बात को साबित कर रही है कि आम आदमी पार्टी ने गलत काम किया, आबकारी के बारे में, जो शराब घोटाले, तमाम जो बातें हैं, सर मेरी भी बात सुन लीजिए, तो जाहिर सी बात है कि उस जगह अगर आम आदमी पार्टी की सरकार होती तो वो भी उस जगह होती, तो वो भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, बीजेपी के नेताओं को, मंत्रियों को पकड़वाती और ये कहती कि मैं उन गंदगियों को साफ कर रहा हूं। कांग्रेस को होती, कांग्रेस करती, तो वही सेम चीज बीजेपी भी तो कर रही है सर। देखिए, आम आदमी पार्टी ने गलत काम किया है, आप तो अभी कह रहे हैं कि नहीं किया, उसके पीछे लगवाया गया। हम तो कह रहे हैं कि आम आदमी ने गलत काम किया है। करवाया कौन है? जिस समय आम आदमी गलत काम कर रही थी तो आप बैठ के क्या कर रहे थे? केंद्र में आपकी सरकार है, दिल्ली में आपका एलजी चला रहे हैं। मिला जुला के आपके कहने का मतलब यही है सर कि जो सही है उसके पीछे ईडी और सीबीआई की जांच लगवा दी जा रही है। लोग मजबूरी में, परिवारवाद के चलते बीजेपी में शामिल हो जा रहे हैं। हाँ। मजबूरी बस, यहाँ तक कि आपने ये भी बोला कि जनता भी वोट बीजेपी के डर और भय से डाल रही है, तभी बीजेपी जीत भी रही है। यहाँ तक कि आपने जीतने पर भी बात अपनी रख दी है। जनता, देखिए, जनता बीजेपी के भय से वोट नहीं डाल रही है। आप नेताओं की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन सर, आज जब आपसे सवाल किया कि फिर जनता क्यों बीजेपी को इतना, जनता भय बस अपनी बात को कह नहीं रही है। ईवीएम खुलेगा, देख लीजिएगा। तो फिर वोट क्यों डाल रही है जनता बीजेपी को? क्यों बीजेपी जीत डाल रही है? वोट कहाँ डाल रही है? अब देखिए, मतलब ईवीएम पे आप सवाल लाना चाहते हैं। मैं बता रहा, अभी रामपुर का उपचुनाव हुआ था। रामपुर के उपचुनाव में जितनी ये केंद्र सरकार की जो जितनी ये फौजें हैं, ये सारे लोग कहाँ
कहाँ ड्यूटी करते हैं? लोग जान जाते थे कि ये बीजेपी के पक्ष का वोट नहीं है, वहीं लोग ड्यूटी करते हैं, घर से निकलने नहीं देते, वोट परसेंटेज कम होता है। दूसरी और जान लीजिए, वोट को भी और जान लीजिए, चेंज किया जाए। और जान लीजिए, आज बीजेपी के पक्ष में जहाँ जहाँ केंद्र है, जो जो क्षेत्र हैं, वहाँ खराब मशीनें जा रही हैं। अभी चुनाव हुआ है ना, कहीं 5 घंटे में 14 वोट पे मशीनें खराब। देखिए, मतलब बीजेपी के मिला खिलाफ जुला के बीजेपी की रणनीति है बीजेपी के हाँ, जीतने जैसे के भी लिए। हाँ, ये आप सारा एक एक एग्जांपल बीजेपी को दे मैं रहे हैं। धन्यवाद देना चाहता हूँ। बीजेपी से मैं सभी पार्टियों को एक सीखने की सलाह दूंगा कि हर एक चीज़ को ये कैसे तोड़ मड़ोड़ करके लोहे को सोना कह के कैसे बेच देते। इस बताइए, जिस देश में आज देश की स्थिति क्या है पता है आपको? आज देश में विकास का जड़, विकास की कुंजी शिक्षा है। आज ये भारत सरकार ने इस देश में कॉपी किताब कलम पर जानते हैं कितना जीएसटी टैक्स लगता है? 18%। जिससे विकास का नींव चालू होगा उस देश में शिक्षा पर, जबकि सरकार भी कर रही है कि सबको शिक्षा, कैसे शिक्षा? इसके पहले वाली सरकार जीएसटी नहीं लेती थी। नहीं लेती थी, शिक्षा पर शुल्क नहीं था। और अभी डायमंड खरीदने चले जाइए 3%। ये कैसी सरकार है? जनता भी देख रही है। अब जनता पहले वाली बेवकूफ नहीं है। हाँ, ये है, लेकिन आप कहीं ना कहीं जनता को भी सर बेवकूफ अभी साबित किए हैं। साबित नहीं, अब पहले की जनता पहले की जनता बेवकूफ थी। अब जनता बहुत सारे जगह के इलेक्शन का आपने अब पहले वाली जनता अब नहीं है। तो ये थे हमारे साथ बाबूलाल राजभर जी, जिन्होंने साफ साफ शब्दों में बताया कि किस तरीके से बीजेपी वोट को कनेक्ट कर रही है, चेंज कर दे रही है अपने जीतने के लिए। पूरी इन्होंने उनकी रणनीति अपने हिसाब से बताया। साथ ही साथ इन्होंने आम आदमी पार्टी को लेकर भी बताया कि ईडी और सीबीआई की जांच सभी नेता और मंत्रियों के पीछे लग जा रही है जो नहीं जाना चाहते हैं भाजपा के पास से। भाजपा एक वॉशिंग मशीन होगी या फिर यूं कहा जाए वॉशिंग पाउडर हो गई है। जो बीजेपी में जो गए शामिल हुए वो दूध के धुले बन जा रहे हैं, साफ सुथरे बन जा रहे हैं। और जो बीजेपी में नहीं जा रहे हैं, बीजेपी की गुलामी नहीं कर रहे हैं, बीजेपी का कहना नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर ईडी और सीबीआई की जांच लगा दी जा रही है। फॉर एग्जांपल, इन्होंने आम आदमी पार्टी से मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी से उनके अध्यक्ष यूं कहा जाए बात कही जाए अरविंद केजरीवाल को लेकर भी इन्होंने तमाम चीजें बात की। लेकिन मुद्दा हमारा था कि संजय निषाद को चोट कैसे लगी। तो इनके हिसाब से संजय निषाद को चोट इसलिए लगी है क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं पर हाथ उठाया, इसके बाद से झड़प हुई, इस वजह से संजय निषाद को चोट लगी है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ अनन्या मिश्रा, TV 24 लखनऊ।